सो इन द लास्ट क्लास we discussed calculation of concentration solutions. उसमें कोई डाउट नहीं किसी बच्चे को है? In calculation of simple topic था, already we have discussed in class 11th as well. Calculation of concentration solutions like molarity, normality, molality, mole fraction, percentage weight, weight by volume, volume by volume, and then ppm strength, ppb strength. ये सारे स्ट्रेंथ थे, हम ऑलरेडी इसको क्लास में डिस्कस कर चुके हैं. तो उसके आगे जो हमारा टॉपिक रहेगा, आज हम पढ़ेंगे अबाउट नेक्स्ट टॉपिक जो होगा राउल्ट्स लॉ पे. बट बिफोर वी टेक राउल्ट्स लॉ उसमें टर्म आता है वेपर प्रेशर. तो लेट अस नो सम इंफॉर्मेशन, हैव सम इंफॉर्मेशन अबाउट तो आगे हमारा जो टॉपिक होगा राउल्ट्स लॉ होगा. बट राउल्ट्स लॉ के पहले हम क्या डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा हमें आइडिया चाहिए वेपर प्रेशर का. बच्चे लोग लेट आते रहते हैं. तो देखिए जो हमारा टर्म है वो पहले हम टर्म पढ़ेंगे वेपर प्रेशर. बहुत सिंपल चीज़ है, बट फिर भी किसी को अगर क्लैरिटी नहीं होती है तो जस्ट बी क्लियर. वेपर प्रेशर, देखो हम क्या करते हैं वेपर प्रेशर को स्टडी करने के लिए, वी कैन टेक ए कंटेनर which have some liquid and it is covered by a jar. यहाँ पे आपका लिक्विड दिया हुआ है, लेयर है लिक्विड का, अपर लेयर. तो होता क्या है, लिक्विड के अंदर मॉलिक्यूल्स आर हैविंग नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस, मोर ओवर दे आर कोलाइडिंग अमंग देमसेल्व्स, एंड दोज मॉलिक्यूल्स ऑन सरफेस which can acquire suppose by collision some energy sufficient to overcome attraction forces, they can go to vapor phase. Some molecules can go to vapor phase. तो यहाँ पे अगर हम सपोज वाटर लेते हैं, लिक्विड आपका ये है, तो पहले क्या हुआ, इट कैन फॉर्म वाटर वेपर. तो फॉरवर्ड रिएक्शन कैन बी कॉल्ड रिएक्शन ऑफ इवापोरेशन. और क्या होता है व्हेन वी हैव मोर अमाउंट ऑफ वेपर फेज, मोर अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स इन वेपर फेज, some particle collide with liquid surface, again they condense back to the liquid phase. तो क्या होगा, बैकवर्ड रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, रिएक्शन और द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन. बैकवर्ड रिएक्शन इज कॉल्ड कंडेंसेशन रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन कॉल्ड इवापोरेशन रिएक्शन. तो यहाँ पर जब दो रिएक्शन होती हैं, एक फॉरवर्ड रिएक्शन है एक बैकवर्ड रिएक्शन है, इनका रेट बराबर होता है, इक्वल होगा, उस कंडीशन में क्या होता है, द प्रेशर ऑफ वेपर पार्टिकल्स at liquid surface is called as vapor pressure. So how we define this term vapor pressure? It is the pressure exerted by vapor particles at liquid surface. It is a surface phenomena at liquid surface when the rate of evaporation becomes equal to rate of condensation. When we have two process having same rate, इसका मीन क्या, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन ऑफ सेम रेट. इन दैट कंडीशन द प्रेशर दैट द वेपर पार्टिकल, यहाँ पे क्या, वी हैव टू प्रोसेस, इवापोरेशन एंड प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन, when they are equal rate. In that condition actually ये क्या होता है, they form closed system. तो closed system का मीनिंग क्या होता है, these two processes will come to state of equilibrium at some point of time when the two processes have same rate. In that condition the pressure of the vapor particles at liquid surface is called as vapor pressure. अगला पॉइंट क्या होता है कि for a given liquid the vapor pressure is an example of intensive property. इसका मीनिंग क्या होता है, दिस प्रॉपर्टी इज मास
independent. The property is mass independent. मीन्स आपका मास ज्यादा है कम है उस पर डिपेंड करता है, बट किस पे डिपेंड करता है? वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. यू टेक एब्सोल्यूट टेम्परेचर मींस टेम्परेचर इन केल्विन स्केल. इसका मीनिंग क्या होता है? अगर हम लेंगे सपोज इन ए कंटेनर लेस अमाउंट ऑफ लिक्विड और मोर अमाउंट ऑफ लिक्विड और can take surface area is less or they have more surface area. क्या होगा? हर कंडीशन में क्या होगा? अगर सपोज हम लेते हैं in all the cases suppose we have same liquid at same temperature, तो क्या होगा सब केस में? same liquid at same temperature, then all the case they have same vapor pressure as well. अगर यहाँ पर दिया है यहाँ पे क्या सब में सेम लिक्विड होगा और क्या दिया है सेम टेम्परेचर भी दिया होगा, तो क्या होगा? इन सच कंडीशंस फॉर सेम लिक्विड एट सेम टेम्परेचर द वी विल हैव सेम वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर. टेम्परेचर सेम होना चाहिए. तो ये मीनिंग होता है प्रॉपर्टी इज इंटेंसिव मींस प्रॉपर्टी इज मास इंडिपेंडेंट, कि हमारा जो कंटेनर्स में लिक्विड का अमाउंट ज्यादा हो कम हो और देयर लेस सरफेस एरिया और मोर सरफेस एरिया, ऑन दैट इट डज नॉट डिपेंड, इट डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर. इसमें रिलेशन क्या होता है टेम्परेचर के साथ में? एक यहाँ पर इक्वेशन यूज करते हैं, क्या होता है? log P2 by P1 इज इक्वल टू डेल्टा H वेपराइजेशन अपॉन 2.303 R T2 माइनस T1 by T1 T2. ये हमारी एक्सप्रेशन आती है जो हेल्प करता है. इसका नाम क्या होता है इक्वेशन का? दिस इक्वेशन टेकन हियर, ये तो सिंपल पॉइंट है, इसको मिटा दे रहा हूँ. इसका नाम क्या होता है इक्वेशन का? दिस इक्वेशन टेकन हियर इज कॉल्ड एज क्लेपिरॉन-क्लाउसियस इक्वेशन. क्लेपिरॉन-क्लाउसियस इक्वेशन. दिस इक्वेशन गिव इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. दिस इक्वेशन क्या करता है? इट गिव्स इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन वेपर प्रेशर. इसमें टर्म में क्या क्या टर्म्स दी हुई हैं? यहाँ पे P1 P2 क्या है? P1 P2 आर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एट T1 एंड T2 टेम्परेचर रेस्पेक्टिवली. T1 पे आपका होगा वेपर प्रेशर P1, P2 है वेपर प्रेशर P2 और T2 टेम्परेचर. ये सेम सॉल्वेंट का होता है फॉर ए गिवन इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट ऑफ ए लिक्विड. सिंपल लिक्विड है, कोई भी एक सिंगल लिक्विड है उसके लिए. तो P1 P2 आर द वेपर प्रेशर एट सेम T1 T2 टेम्परेचर रिस्पेक्टिवली. और क्या होता है इसमें टर्म लिखा है डेल्टा H वेपराइजेशन. इसको होता है एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन. इट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन. इसका मीनिंग क्या होता है? इट इज अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 मोल ऑफ लिक्विड टू वेपर फेज एट नॉर्मल boiling point temperature. It the amount of heat required to convert 1 mole of liquid to vapor phase at its normal boiling point temperature. अगर आप इस इक्वेशन को यूज करते हैं, देख लीजिए यहाँ पे इक्वेशन में क्या दिया है. अगर हम लेते हैं if T1 T2 are equal, तो क्या हुआ? T1 T2 equal means 0 हो जाएगा, पूरा वैल्यू 0 होगा. For 0 what is antilog 1? What is antilog of 0? 1 होता है. That means P1 P2 will be equal at same temperature. The two liquid have same value of vapor pressure. अगला पॉइंट क्या है इस इक्वेशन में देखेंगे यहाँ पे, तो दिस रिएक्शन इज एंडोथर्मिक. क्या है इसमें डेल्टा क्या है? पॉजिटिव होता है. कि डेल्टा आपका पॉजिटिव होगा इसमें. क्यों है? हीट रिक्वायर्ड होता है. अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड का मीनिंग क्या होगा? इस रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब. सिंपल लॉजिक है. वाटर को हमें भेजना है लिक्विड से वेपर फेज में, तो क्या करना पड़ेगा? इसको बॉईल करेंगे, हीट करेंगे. तो क्या होगा? ड्यूरिंग बॉइलिंग लिक्विड इवापोरेट. तो बॉईल करने का मीनिंग क्या होता है? हम हीट देते हैं बाहर से.
जब हम बाहर से हीट देंगे तो क्या होगा, व्हेन हीट इज सप्लाइड टू द लिक्विड, लिक्विड इवापोरेट फ्रॉम लिक्विड टू वेपर फेज आपका चेंज होता है। तो व्हेन लिक्विड विल इवापोरेट टू फ्रॉम वेपर फेज, इट इज कॉल्ड इवापोरेशन प्रोसेस। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो हीट रिक्वायर्ड होगा मींस डेल्टा एच पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे क्या है, डेल्टा एच पॉजिटिव होगा। तो इफ वी से एंडोथर्मिक रिएक्शन है, तो इफ इन दिस केस T2 इज मोर देन T1, तो क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू बढ़ेगा। व्हेन टेम्परेचर विल इंक्रीज, दिस पॉजिटिव वैल्यू इंक्रीजेस, देन P2 become more than P1, then P2 is more than P1। तो हम क्या बोलते हैं, with rise in temperature, with rise in temperature for a liquid, the vapor pressure will increase। with rise in temperature for a liquid, the vapor pressure will increase। तो ये आपका इतना लिख लो पहले, फिर आगे बताता हूँ अगला पॉइंट। लिखा पूरा? सर ये मास इंडिपेंडेंट कैसे हुआ? अगर मान लीजिए हम ज्यादा H2 डालेंगे तो जो अपने इंटरनली ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होगा H2, सॉरी रिपल्शन होगा H2 को बीच में। क्यों क्यों रिपल्सन क्यों होगा? वाटर में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, व्हाई दे विल हैव रिपल्सन? वाटर मोड्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पे होता है क्या, पर यूनिट हम देखते हैं ना, व्हेन वी टेक वेपर प्रेशर क्या होता है, पर यूनिट लेंगे, एरिया लेंगे ना, तो पर यूनिट एरिया तो सेम ही रहेगा। आप देखो ना मैथमेटिकली देखो, सेम टेम्परेचर दिया हुआ है तो क्या होगा, वी विल हैव वेपर प्रेशर क्या होता है, इट इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी, मास प्रॉपर्टी इज मास इंडिपेंडेंट। लिख दिया सारा, हो गया इतना? अगला पॉइंट आते हैं। देखो इसी एक्सप्रेशन में अगर हम एक पॉइंट और देखते हैं कि एक टर्म आता है बॉइलिंग पॉइंट। हाउ वी डिफाइन बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर, कैन यू टेल व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर? How we define boiling point definition क्या होगा? It is a temperature at which the vapor pressure of liquid becomes equal to external atmospheric pressure. Atmospheric pressure, that temperature is called as boiling point। इसका कहने का मीनिंग क्या होता है, अगर हम लेते हैं if P2 is equal to external atmospheric pressure, pressure of atmosphere, कुछ मेंशन नहीं हुआ तो क्या लेंगे 1 atm atmospheric pressure। तो क्या होता है इस कंडीशन में, in such a condition P2 will be called as boiling point temperature। P2 is called boiling point। What is boiling point? Temperature at which the vapor pressure of liquid become equal to external atmospheric pressure। अगर हमें बाहर का प्रेशर नहीं दिया होता है तो क्या लेते हैं, कॉमन रूल होता है, we will take pressure of atmosphere 1 atm और 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। तो ये आपका पॉइंट समझ में आया कि इसी फॉर्मूले में अगर T2 हम P2 कर देंगे प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर, देन T2 विल बी कॉल्ड एज बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर। तो आपका ये इक्वेशन देखो, नॉर्मली क्वेश्चंस में इक्वेशन में मैथमेटिकल क्वेश्चन नहीं आता है, बट जो एडवांस अगर आप पढ़ोगे तो उसमें यू शुड बी रेडी, यू मे गेट क्वेश्चन यूजिंग दिस इक्वेशन टू हैव सम कैलकुलेशन टू बी डन। इक्वेशन का नाम था क्लेपिरॉन-क्लाउसिस इक्वेशन। तो एक तो आपका पॉइंट काम का हुआ। सेकंड पॉइंट क्या होता है, एक पॉइंट काफी जो हमारा कॉमन यूज होगा इन ऑल द इन स्टडी ऑफ ऑल क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज, वो होता है कि इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल बट soluble solute to a solvent। कि आपका सॉल्वेंट दिया है, इन दैट सॉल्वेंट व्हेन वी ऐड सम
non-volatile but soluble solute to a solvent, then what happened to the vapor pressure of the solvents? Effect of addition of non-volatile but soluble solute to a solvent. एक्चुअली हमारा जो क्वालिटी आप जो टॉपिक पढ़ेंगे क्वालिटी प्रॉपर्टीज, उसमें सब में ये पॉइंट यूज होता है कि आपका एक सॉल्वेंट होता है, इन ए गिवन सॉल्वेंट वी आर एडिंग सम नॉन-वोलेटाइल बट सॉल्युबल सॉल्यूट टू द सॉल्वेंट, देन व्हाट हैपन टू सॉल्वेंट सॉल्यूशंस? वेपर प्रेशर. तो उसमें क्या लिखेंगे? दैट वेपर प्रेशर इन सच ए केस ऑफ सॉल्यूशन will be less than vapor pressure of pure solvent. As compared to pure solvent, solution have lower vapor pressure. Meaning क्या होता है? On in this condition, what happen? कि for a solution, vapor pressure decreases. क्या होगा? Vapor pressure of solution decreases. ऐसा क्यों होता है? इसका देखो रीजन क्या होता है? आपका जो लिखते हैं रीजनिंग आप लिखते हैं बुक में, NCERT बोर्ड लिख सकते हैं, मैं खाली बोल बोल लिखूंगा इसको, कि इसमें क्या होता है कि when we take some solute particles which are non-volatile but soluble होंगे, तो they will be going in solution in every part of the solution. तो on surface also we will have some of the molecules. तो जो आपका लिखाते हैं रीजनिंग कॉमन बोलते हैं कि since solute particles will cover some of the surface area and therefore they decrease the surface area for evaporation and therefore compared to pure solvent solution have lower vapor pressure. एक तो ये होता है रीजनिंग है कि हमारा जो solute particle होते हैं they will cover some of the surface of the solution and they decrease the surface area for evaporation and therefore they decrease the vapor pressure. बट अगर ये रीजन होता तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कुछ देर पहले कि मान लो एक हमारा ये कंटेनर है जिसमें लेस सरफेस एरिया और एक दिया है क्या मोर सरफेस एरिया, तो दे शुड हैव हाई वेपर प्रेशर देन दिस वन. ऐसा होता नहीं एक्चुअली. इसका जो मेन रीजन क्या होता है वो होता है इंटरेक्शन फोर्सेस, कि वी आर हैविंग अ सॉलिड पार्टिकल्स ऑन सरफेस, मिडल में भी होंगे, बट मेन क्या होता है जिसका रीजन आएगा, मेन रीजन है इट इज ड्यू टू सॉल्यूट solvent interactions. Solute solvent interactions. Which kind of interaction can be there? These interactions can be either hydrogen bonding or they can have ion dipole interactions, or dipole interactions. डायपोल इंटरेक्शंस. ये कुछ कॉमन टाइप के इंटरेक्शन होते हैं कि मान लो हमारा ऑर्गेनिक, हमने कोई कंपाउंड डिसॉल्व किया, मान लो ग्लूकोज डिसॉल्व किया, तो ग्लूकोज में क्या होता है, दे हैव 5 OH ग्रुप और आपका सॉल्वेंट वाटर है, तो क्या होगा, ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स है, यूरिया ले लेंगे और सुक्रोज लेते हैं, तो सब में क्या होता है, यूरिया में होता है NH2 ग्रुप होते हैं, ग्लूकोज में OH ग्रुप होता है, इन सुक्रोज OH ग्रुप होते हैं, तो क्या होता है, दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद द वाटर मॉलिक्यूल्स. अगर आपका कंपाउंड है NaCl तो Na प्लस आयंस होंगे, Cl नेगेटिव आयंस होंगे, तो Na प्लस अट्रैक्ट NaCl दोनों ही आयंस क्या करते हैं, दे अट्रैक्ट द वाटर मॉलिक्यूल्स. उनमें कौन सा इंटरेक्शन होता है, आयन डायपोल इंटरेक्शन बोलते हैं. मान लो कंपाउंड पोलर है कोई, तो दे कैन हैव डायपोल इंटरेक्शन आल्सो. तो दे आर डिफरेंट काइंड ऑफ इंटरेक्शन पॉसिबल बिटवीन द सॉल्यूट सॉल्वेंट. तो होता क्या है, इस इंटरेक्शन की वजह से क्या होगा, बिकॉज ऑफ दिस इंटरेक्शन फोर्सेस द सॉल्वेंट पार्टिकल्स ऑन सरफेस they will experience slightly more attraction force than in pure solvent state. So because of this extra or increased attraction forces, the tendency of the solvent particles to go to vapor phase will be decreased. The tendency of solvent particles to go to vapor phase will be decreased. That means compared to pure solvent, solution have lower vapor pressure. ये पूरा बेस होता है हमारा सारी क्वालिटी प्रॉपर्टीज का. क्या, इंटरेक्शन फोर्सेस ऑफ द सॉल्वेंट सॉल्यूट विच आर देयर ऑन सरफेस ऑफ द सॉल्यूशन ड्यू टू विच द टेंडेंसी ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स टू गो टू वेपर फेज इज डिक्रीज एंड दैट डिक्रीज द सॉल्यूशन वेपर प्रेशर. द टेंडेंसी ऑफ solvent
to evaporate, decrease. By this tendency decrease, that means they decrease the solution's surface area, they decrease solution vapor pressure. Are you clear? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, जो सारा ये बेस होगा सारी क्वालिटी प्रॉपर्टीज का। एक तो ये पॉइंट हुआ वेपर प्रेशर का मीनिंग। आई होप इट इज क्लियर द मीनिंग ऑफ टर्म वेपर प्रेशर। अब जो हमारा अगला पॉइंट है वो होता है राउल्ट्स लॉ। लिख दिया? Raoult's law. What is Raoult's law? देखिए Raoult's law क्या होता है? It is applicable for a mixture of volatile liquids. For a mixture of volatile liquids. This Raoult's law is applicable to a mixture of volatile liquids. Law क्या बोलता है? स्टेटमेंट क्या है लॉ का? इसमें अगर हम दो लिक्विड लेते हैं, सपोज ए एंड बी, वी टेक टू लिक्विड्स ए एंड बी, बोथ कैन इवापोरेट, तो वी कैन हैव सॉल्वेंट पार्टिकल्स ऑफ ए एंड बी बोथ इन वेपर फेज। ठीक है, ए और बी दोनों क्या है? वोलेटाइल हो गए। तो फिर ए और बी दो सॉल्वेंट दिए हैं, दोनों ही आपके वोलेटाइल होते हैं, बोथ कैन गो टू वेपर फेज। तो फॉर ए मिक्सचर ऑफ वोलेटाइल लिक्विड्स क्या होता है? रॉन्सो क्या बोलता है? इट स्टेट्स दैट, लिख लीजिए, स्टेट्स दैट फॉर ए मिक्सचर ऑफ volatile liquids, for a mixture of volatile liquids, the partial vapor pressure of each component is liquid, of each component is directly proportional to its mole fraction। ये इसका आता है स्टेटमेंट। नॉर्मली स्कूल एग्जाम में बोर्ड में देखना 1 मार्क क्वेश्चन, स्टेट्स राउल्ट्स लॉ। तो इट फॉर ए मिक्सचर ऑफ वोलेटाइल लिक्विड द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। मान लो यहाँ दो लिक्विड है ए और बी, ए का मोल फ्रैक्शन एक्स ए है, बी का मोल फ्रैक्शन एक्स बी है, लिक्विड में ये मोल फ्रैक्शंस हैं। आई होप सिंबल इज नॉट टू यू। तो हम क्या बोलेंगे इस लॉ के हिसाब से? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए, दैट इज पी ए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, और वी कैन पी ए कैन बी गिवन एज पी नॉट ए एक्स ए। होता क्या कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी के, बट क्या होता है अगर एक्स ए 1 होगा तो पी ए सेम एज पी नॉट ए, तो डायरेक्ट स्ट्रेट अवे कि पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए। एंड देन पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी क्या होगा? पी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, सो वी कैन राइट हियर पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी, पी नॉट बी एक्स बी। यहाँ पर एक्स सी और एक्स बी क्या होता है? मोल फ्रैक्शंस। क्या होता है एक्स एक्स बी? मोल फ्रैक्शंस ऑफ ए एंड बी, और पी नॉट ए और पी नॉट बी क्या है? यहाँ पर पी नॉट ए क्या होता है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए लिक्विड है, एंड पी नॉट बी आपको देगा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी, प्योर बी। ये प्योर लिक्विड के लिए आपका दिया है वेपर प्रेशर वैल्यूज। अगला पॉइंट क्या होगा इसमें? एक तो ये पी नॉट के टर्म्स में हो गया, देन अप्लाइंग डाल्टन्स लॉ of partial pressure to mixture of vapors। डाल्टन्स लॉ याद है आपको? याद है एक आपका था डाल्टन्स लॉ गैसेस स्टेट के अंदर। क्या बोलता है डाल्टन्स लॉ? कि फॉर ए मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस,
अब मैं उसको लिखाऊंगा नहीं, आपको याद होगा कि डाल्टन्स लॉ क्या बोलता है, फॉर ए मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस द टोटल प्रेशर ऑफ द गैस मिक्सचर इज इक्वल टू द सम टोटल ऑफ देयर पार्शियल प्रेशर्स। तो अपने डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर टू द मिक्सचर ऑफ लिक्विड्स, मिक्सचर ऑफ वेपर्स, हम क्या बोलेंगे, द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, we can write P total will be how much, it is PA plus PB, PA कितना होगा, और we can write P total is PT equal to P naught A XA plus P naught B XB, it is one expression, it is one expression for the total vapor pressure। यहाँ पर एक और लिख सकते हैं इक्वेशन, क्या लिख सकते हैं कि XA plus XB equal to 1, तो this equation can rewrite in one more format, if PT can be taken as P naught A XA plus P naught B into 1 minus XB, can be right, since XA plus XB is equal to 1, so we can write here P total is P naught A XA plus P naught B into 1 minus XB, sorry 1 minus XA लिखोगे आप, XB कितना हो जाएगा 1 minus XA, तो P total can be taken one by equation P naught A P naught B plus P naught A minus P naught B into XA। Actually sometimes they ask question for relation कि which relation is correct or wrong, तो उसमें आप ये पॉइंट को यूज कर सकते हैं। इसमें क्वेश्चन कैसे मिलता है, एक क्वेश्चन लिख लेंगे यहाँ पे, क्वेश्चन दिया है A एंड B, मीन्स आपको दिया है, क्वेश्चन में लिखता हूँ वर्ड में, आपको दिया है P नॉट A, सॉरी आपको दिया 1 मोल ऑफ A मिक्स विद 3 मोल्स ऑफ B, सॉल्यूशन ऑफ टोटल वेपर प्रेशर 550 मिलीमीटर मरकरी। आगे लिखा है ऑन एडिंग, क्वेश्चन दिया ऑन एडिंग 1 मोल ऑफ B more 1 मोल B more to the mixture, the total vapor pressure increase by 10 millimeter mercury, by 10 millimeter mercury। निकालना क्या, फाइंड, क्या निकालना, फाइंड P naught A and P naught B, फाइंड P naught A and P naught B, ये क्वेश्चन है, इसको लिख लीजिए, देन दिस क्वेश्चन लिखिए एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन।
कितना आंसर आएगा? 400 mm and 600 mm. यस करेक्ट आंसर है। पी नॉट ए आएगा 400, पी नॉट बी आएगा 600, है ना? Yes sir. यस करेक्ट आंसर है। सब बच्चों का हो गया? यस सर। वेरी गुड। चलिए अच्छी बात है। जिनका नहीं हुआ दे कैन सी दिस क्वेश्चन सॉल्यूशन। डिफिकल्ट नहीं है, एकदम इजी क्वेश्चन है। आपको फॉर्मूला दे दिया था, उसको अप्लाई करना है। यहाँ पर क्वेश्चन में दो इंफॉर्मेशन दिया है। पहला क्या दिया है? पहले किसने दिया है 1 मोल ऑफ ए प्लस 3 मोल्स ऑफ बी। इसका मीनिंग क्या होगा? व्हाट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ ए? 1 बाई टोटल मोल्स एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना होगा इसमें? 3 अपॉन टोटल मोल 4। तो अप्लाइंग डाल्टन्स लॉ, पीटी कितना होगा? पी नॉट ए अननोन है, एक्स से कितना है 1/4, पी नॉट बी अननोन है, मोल फ्रैक्शन कितना 3/4, इक्वल टू कितना 550 हो जाएगा, इक्वेशन 1। फिर कितना है सेकंड केस में? ऑन एडिंग 1 मोल ऑफ बी मोर, तो क्या होगा इस केस में? व्हाट इज पी टोटल देन हियर? पी नॉट इज सेम रहेगा एट सेम टेम्परेचर, कितना हो जाएगा? वी विल हैव 1 मोल ऑफ ए प्लस क्या हो जाएगा 4 मोल्स ऑफ बी, बी का हो जाएगा 4 मोल्स, तो 1/5 पी नॉट बी आपका सेम होगा 4/5, वेपर प्रेशर इंक्रीज बाय 10, तो 560 बिकम न्यू वेपर प्रेशर ऑन सॉल्विंग। यू गेट पी नॉट ए 400 मिलीमीटर मर्करी and P naught B in this case becomes 600 millimeter of mercury. Got it? किसी बच्चे को डाउट है पूछ लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखो एक तो ये तो हमारा हुआ रिलेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड एंड वेपर फेज। लिक्विड फेज में अगर कभी क्वेश्चन मिलता है यहाँ पर, मिटा देता हूँ तो लिखता हूँ, ये लिखा सबने? कोई डाउट नहीं किसी बच्चे को इस क्वेश्चन में? नो सर। बहुत इजी क्वेश्चन था, अभी धीरे धीरे अच्छा क्वेश्चन हुआ। अगला पॉइंट आता है इसमें यहाँ पे, एक रिलेशन आता है। मान लो एक हमारा लिक्विड दिया है, एक मिक्सचर दिया है ए और बी का। इफ दे विल, यहाँ पे सपोज मोल फ्रैक्शन दिया है एक्स ए, बी का मोल फ्रैक्शन एक्स बी दिया है लिक्विड फेज में। ये कहाँ पे मोल फ्रैक्शन दिया लिक्विड फेज में? सपोज दे फॉर्म वेपर, तो इन द वेपर फेज दे कैन हैव मोल फ्रैक्शन ऑफ ए वाई ए एंड फॉर बी वी कैन हैव मोल फ्रैक्शन वाई बी। तो दोनों में क्या रिलेशन हुआ? वाई ए और एक्स ए का और वाई बी एक्स बी का। तो सिंपल रिलेशन होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट। अगर आपको डाल्टन्स लॉ याद होता है कि हाउ टू फाइंड मैथमेटिकली पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, पार्शियल प्रेशर कैन बी टेकन हाउ मच? इट इज टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन। ये तो ना इक्वेशन मैथमेटिकल याद है कि नहीं? Yes sir. Yes. फ्रॉम हियर व्हाट कैन बी मोल फ्रैक्शन? ये गैस के लिए होता है। तो व्हेन वी अप्लाई दिस लॉ फॉर द वेपर फेजेस, तो मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज of a component can be given how much mole fraction in vapor phase? It is partial pressure upon total pressure. ये आपका एक रिलेशन आता है मोल फ्रैक्शन के लिए। अगर मान लो हमारा यहाँ पे इसमें अप्लाई करना हो तो कैसे अप्लाई करते हैं कि व्हाट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, आपका लिक्विड दिया है एक्स ए, तो क्या लिखेंगे? इन वेपर फेज कितना होगा? वी कैन राइट वाई ए कैन बी टेकन पी ए अपॉन पी टी। पी ए कितना होगा? पी नॉट ए एक्स ए अपॉन पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। And then similarly
मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना आएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज वाई बी कैन बी टेकन पी बी अपॉन पी टी। पी बी कितना होगा, पी नॉट बी एक्स बी, पी टी कितना होगा, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। ठीक, और क्या होगा यहाँ पे कि फॉर वेपर मिक्सचर आल्सो वी कैन अप्लाई दिस लॉर्ड्स लॉ, मोल फ्रैक्शन सम टोटल इन वेपर फेज आल्सो द सम टोटल ऑफ द मोल फ्रैक्शन विल बी इक्वल टू 1। द सम टोटल ऑफ मोल फ्रैक्शंस एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1 होता है। साथ में होता है मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज इज आल्सो इक्वल टू 1। मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज भी 1 होगा। मोल फ्रैक्शन समेशन इज आल्सो इक्वल टू 1 इन द वेपर फेज। हो गया। Yes, sir. इसमें क्वेश्चन कैसे मिलता है आपको, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, थोड़ा दिमाग लगाना क्वेश्चन में। मैं कुछ ना कोई इशू डाल दे रहा हूँ। चलो थोड़ा मिटा देता हूँ, यहाँ लिखता हूँ क्वेश्चन को। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि हमारे पास वेपर दिए हुए हैं एट ए गिवन टी टेम्परेचर। ठीक है, एक लिक्विड मिक्सचर दिया है ए और बी का। यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन में पी नॉट ए 300 टॉर, पी नॉट बी दिया है क्वेश्चन में 500 टॉर। और क्या दिया है मिक्सचर में, दे हैव इक्वल मोल्स ऑफ ए एंड बी। ए के मोल्स क्या है, इक्वल मोल्स ऑफ ए एंड बी। ये आपको दिया है क्वेश्चन में। हम गिविंग द क्वेश्चन इन द डायग्राम फॉर्म। तो क्वेश्चन में आपने क्या बोला कि वी आर, आपको यहाँ पे वेपर दिए हुए हैं एट ए गिवन टी टेम्परेचर, वी आर कलेक्टिंग ऑल द वेपर्स ओवर द सॉल्यूशन मिक्सचर एंड वी कंडेंस देम टू फॉर्म ए न्यू लिक्विड। इसे हम क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज फर्स्ट कंडेंसेट और इट इज आल्सो कॉल्ड एज फर्स्ट डिस्टिलेट। बॉईल करने का ना एक हमारा बॉइलिंग पॉइंट टेंपरेचर, इसको हीट करते हैं एंड कुछ अमाउंट जो बनेगा उसको वेपर को ले लेते हैं। ऑन कूलिंग वेपर दे फॉर्म लिक्विड्स। तो इस इज द फर्स्ट डिस्टिलेट आल्सो, फर्स्ट डिस्टिलेट और कंडेंसेट। दिस कंडेंसेट अगेन इवापोरेट, दे अगेन फॉर्म वेपर्स एट सेम टेम्परेचर। समय सेम क्या होगा, टेम्परेचर सेम होगा। तो वी अगेन कलेक्ट द वेपर्स एंड फॉर्म ए न्यू लिक्विड। This is what we can call here as second condensate. It is second condensate. क्वेश्चन पूछा आपसे इस केस में कि फाइंड विच दिस अगेन फ्रॉम वेपर्स। यहाँ पूछा है व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी। मैं जो क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट यहाँ लिखता हूँ डायग्राम का, जो पूछा है क्वेश्चन यहाँ पे दिया है क्वेश्चन दिया है फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी above the second above mole fraction of A and B in vapor phase above second condensate। ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन का लैंग्वेज में आया कि नहीं आया, कुछ हिंट चाहिए। देखो हिंट क्या होता है इसमें, ऑन कंडेंसेशन ऑफ वेपर्स मोल फ्रैक्शन विल नॉट चेंज, मोल फ्रैक्शन रिमेन सेम, अमाउंट सेम रहेगा ना। ये आपका हिंट है इस क्वेश्चन के लिए। ऑन कंडेंसेशन ऑफ द वेपर्स आपका अमाउंट सेम होगा तो मोल फ्रैक्शन सेम रहेगा। जो मोल फ्रैक्शन यहाँ पे होगा
सेम मोल फ्रैक्शन यहाँ पे होगा। ये आपका हिंट है इस क्वेश्चन के लिए। नाउ ट्राई दिस क्वेश्चन फॉर 2-3 मिनट्स एंड फाइंड द आंसर। होपफुली हो जाना चाहिए। Yes, sir. Done. कितना आंसर आएगा? Sir, A के लिए 27/152. यस, वेरी गुड। B के लिए 125/1. यस, वेरी करेक्ट आंसर। वो क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं था, थोड़ा सोचना पड़ा आपको। मैंने हिंट यहाँ लिखाई था पहले। देखो यहाँ पे इसका हिंट का मीनिंग क्या है कि मान लो यहाँ पे हमारा मोल फ्रैक्शन XA XB होगा, कितना होगा? XA इक्वल टू XB कितना होगा? इक्वल टू हाफ हो जाएगा। अगर मोल्स बराबर हैं तो मोल फ्रैक्शन बराबर होगा। अगर दो लिक्विड के मोल्स इक्वल होंगे तो उनका मोल फ्रैक्शन इक्वल होगा। और क्या होता है when they evaporate, तो इन वेपर फेस मोल फ्रैक्शन होगा YA and YB। मोल फ्रैक्शन ऑफ A and B is YA and YB। when we condense to form a liquid, तब क्या होगा? इस लिक्विड फेस में मोल फ्रैक्शन कितना होगा? YA YB। क्या लिखा था मैंने पॉइंट? ऑन कंडेंसेशन प्रोसेस द वेपर मोल फ्रैक्शन रिमेन सेम। जो मोल फ्रैक्शन है वेपर फेस में होता है, सिंपल लॉजिक है। हमने वेपर को अलग कर लिया और सिर्फ कंडेंस कर दिया, कूल कर दिया तो लिक्विड बन जाता है। तो कंडेंसिंग तो हमने कुछ किया ही नहीं, सारा का सारा वेपर कंडेंस हुआ। तो जो मोल फ्रैक्शन यहाँ वेपर फेस में है वही मोल फ्रैक्शन यहाँ पर होता है लिक्विड फेस में। व्हेन दिस अगेन इवापोरेट, तब क्या होता है? डिफरेंट पी नॉट वैल्यू है तो दे हैव डिफरेंट मोल फ्रैक्शन। अगर तो यहाँ पे हमने लिखा मोल फ्रैक्शन A का होगा YA डैश और B का होगा YB डैश।
अगेन दे बिकम डिफरेंट मोल फ्रैक्शन, बट व्हेन वी अगेन कंडेंस तो यहाँ पे क्या होगा, मोल फ्रैक्शन YA डैश ही रहेगा और B का YB डैश होगा, मोल फ्रैक्शन सेम रहेगा। बट व्हेन दे इवापोरेट तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन होगा YA डबल डैश और यहाँ पे मोल फ्रैक्शन होगा YB डबल डैश। हमारा टारगेट है कैलकुलेशन ऑफ YA डबल डैश एंड YB डबल डैश। आर यू क्लियर विद द क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं? अगर आप क्वेश्चन समझ जाओगे तो क्वेश्चन करने में गलती नहीं होती है, क्वेश्चन समझोगे नहीं तो फिर यू मे लीव आफ्टर 1 स्टेप और 2 स्टेप। तो पहला स्टेप ये है, सेकंड स्टेप ये, थर्ड स्टेप ये होगा। तो हम निकालते हैं पहले स्टेप में व्हाट द मोल फ्रैक्शन ऑफ A एंड B इन वेपर फेज। तो अगर हम निकालते हैं क्या लिखेंगे, YA क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन वेपर फेज कितना होगा, P0A XA बाई P0A XA प्लस P0B XB। आपको सबको दिया है P0A 300 XA 0.5, फिर से भाई 500 दिया है P0B का वैल्यू, इसका मोल फ्रैक्शन 0.5 कितना आएगा सॉल्व करने पे 3/8। तो YB कितना होगा, YB कितना होगा 5/8, क्योंकि YA प्लस YB इक्वल टू 1 होता है। तो आपका मोल फ्रैक्शन A का है वेपर फेज में 3/8, तो B का हो जाएगा रिमेनिंग 5/8, 1 माइनस YA। देन व्हाट इज YA डैश, अब फिर से ये इवापोरेट हुआ तो YA डैश कितना होगा, तो रिलेशन सेम होगा P0A 300। बट अब क्या होगा मोल फ्रैक्शन लिक्विड फेज में, इस केस में ये होगा लिक्विड फेज का कंपोजिशन 3/8 अपॉन 300 इंटू 3/8 प्लस 500 इंटू 5/8। ऑन सॉल्विंग कितना आएगा इसका वैल्यू निकाला था, Yes, sir. 9/34। Yes, sir. 9/34. Yes. तो YB डैश कितना होगा, 1 माइनस YA डैश कर दोगे 25/25 34 इतना होगा ना। Yes, sir. अब ये हुआ सेकंड स्टेप का मोल फ्रैक्शन A और B का वेपर फेज में। बच्चे नॉर्मली यहाँ छोड़ देते हैं कि इतना आंसर हो गया, इतना नहीं हुआ आंसर है। अभी हमें एक स्टेप और जाना पड़ेगा, थर्ड स्टेप। तो क्या हुआ थर्ड स्टेप में YA डबल डैश कितना होगा 300 इंटू YA डैश कितना है, अब क्या लिख लेना अपने आप ही, मैं लिख नहीं रहा हूँ। ऑन सॉल्विंग इसका वैल्यू आ जाएगा कितना रहे 25/152 इतना ही है ना। अच्छा 27 यहाँ पे है, यहाँ पे 125 हो जाएगा फिर है? Yes, sir. तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ये हमारे क्वेश्चन के आंसर होंगे। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, ऐसे क्वेश्चन हमें मिल जाता है कि मोल फ्रैक्शन को रिलेशन करना है, हमको निकालना है। तो ये रिलेशन है मोल फ्रैक्शन लिक्विड और वेपर फेज में। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. अब हम चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट क्या होगा देखो, इसमें ये होगा मोल फ्रैक्शंस A और B का वेपर फेज में। हाँ पॉइंट नहीं, इसमें एक्चुअली एक कंसेप्ट होता है, एक होता है कंसेप्ट सेपरेशन ऑफ टू लिक्विड्स बाय सिंपल डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। उसका प्रिंसिपल क्या होता है, लिक्विड हैविंग लो बॉइलिंग पॉइंट। देखो एक होता है ना, अगर आप दो लिक्विड दिए हैं उनको अलग करना है तो क्या होता है प्रिंसिपल, एक होता है सिंपल डिस्टिलेशन, व्हेन टू लिक्विड हैव हाई डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट्स, व्हेन टू लिक्विड हैव हाई डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट, तब क्या होता है when they have high difference in boiling points, then the liquid having low boiling point evaporate more, amount is more in vapor phase। देखो यहाँ पे पॉइंट ध्यान रखो, जिसका भी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है उसका वेपर प्रेशर कम होता है। ये मोर वोलेटाइल मींस वेपर रिलेशन क्या है बॉइलिंग पॉइंट का इनवर्सली विद द वेपर प्रेशर। जिसका ज्यादा वेपर प्रेशर होता है इसका मीनिंग क्या है, इट इज मोर वोलेटाइल। इसका मीनिंग क्या होगा, इट इज हैविंग लो बॉइलिंग पॉइंट। तो अगर देखो यहाँ पे B क्या है हमारे केस में, B इज मोर वोलेटाइल, लिक्विड B है मोर वोलेटाइल होगा। तो क्या हुआ, हर एक स्टेप के बाद B का मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में बढ़ रहा है। पहले केस में मोल फ्रैक्शन दोनों का इक्वल था A और B का लिक्विड फेज में, बट वेपर फेज में कितना हुआ मोल फ्रैक्शन A का 3/8, B का ज्यादा हो गया ना, मोर देन हाफ हो गया। अगेन कंडेंस अगेन इवापोरेट, इसका मोल फ्रैक्शन फिर से बढ़ गया B का, और लास्ट में कितना मोल फ्रैक्शन है आपका, इट इज नियरली बोल सकते हो कितना आएगा, अराउंड 5/6 आएगा, मींस अराउंड 0.8 के आसपास होगा। दिस मोल फ्रैक्शन इज नियरली 0.8।
तो कहने का मीनिंग क्या है, बी का मोल फ्रैक्शन यहाँ पे था 0.5, यहाँ पे आपका हो गया मोल फ्रैक्शन बी का 0.8 के ऊपर जा रहा है। व्हेन वी कंडेंस अगेन और 1-2 स्टेप मोर तो क्या होगा, वेपर फेज में क्या मिलेगा, प्योर बी। तो होता क्या है, व्हेन वी टेक प्रिंसिपल ऑफ सिंपल डिस्टिलेशन द टू लिक्विड हैविंग डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट, व्हेन वी सेपरेट देम देन द लिक्विड हैविंग लो बॉइलिंग पॉइंट will be more in vapor phase. So liquid having high boiling point remain more in the liquid phase. So repeating this kind of step 3 to 4 times, the vapor will be consisting of majority of that component which have low boiling point or high vapor pressure. Low boiling point or higher vapor pressure. So that is the principle of separation of two liquids by simple distillation or by fractional distillation. Got it? फ्रैक्शनल क्या होता है कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में टू लिक्विड हैव क्लोज बॉइलिंग पॉइंट, वी कैन यूज फ्रैक्शनेटिंग कॉलम फॉर देयर सेपरेशन। एनीवे, इज दैट क्लियर दिस एग्जांपल? किसी को डाउट तो नहीं इस एग्जांपल में? एक अच्छा क्वेश्चन दूं? Yes. बाकी बच्चे बोलते नहीं हो, दो कि ना दो? एक अच्छा क्वेश्चन दे रहा हूँ, थोड़ा दिमाग चलाने वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सोच लेना क्वेश्चन को, ठीक है ना? क्वेश्चन पे यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, ए मिक्सचर ऑफ वेपर्स, ये क्वेश्चन में उल्टा दूंगा इसमें, मिक्सचर ऑफ वेपर्स फॉर विच mole fraction of A is 0.25. 0.25 is slowly compressed at temperature T टेम्परेचर दिया है। और आपको यहाँ पे और क्या दिया इंफॉर्मेशन, यहाँ पे दिया है P नॉट A, तो लास्ट में दूंगा, निकालने का फाइंड, पहला बिट है द कंपोजिशन ऑफ फर्स्ट ड्रॉप ऑफ कंडेंसेट, फर्स्ट ड्रॉप ऑफ कंडेंसेट। सेकेंड बिट दिया है टोटल प्रेशर एट विच दिस ड्रॉप इज फॉर्म्ड। बिट थर्ड दिया है कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर whose boiling point is T। फोर्थ बिट the composition of the total pressure at which one or at which almost all liquid is condensed, leaving one drop of vapor। बिट 5 दिया है कंपोजिशन ऑफ लास्ट ट्रेस ऑफ वेपर, गिवन P नॉट A दिया है 300 टॉर्क, P नॉट B दिया है 800 टॉर्क। P नॉट A दिया है 300 टॉर्क, P नॉट B दिया है 800 टॉर्क। कुछ हेल्प चाहिए क्या? एक्चुअली बहुत इजी क्वेश्चन है, लगी रहे कि लंबा क्वेश्चन हो गया, लंबा नहीं है, इसमें 5 क्वेश्चन एक्चुअली है, एक सिंपल क्वेश्चन है उसमें मैंने 5 पार्ट कर दिए हैं, तो ये एक में ही 5 क्वेश्चन आपको बन जाते हैं। दिस कैन फॉर्म 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो इसको क्वेश्चन लिखो, पहले ट्राई करो, बाकी समझाता हूँ उसके बाद में।
I'm sending the question also on WhatsApp. हाँ जी फर्स्ट वर्ड हुआ। देखो यहाँ पे मीनिंग क्या है, मीनिंग ऑफ व्हाट इज मीनिंग ऑफ कंपोजिशन, इसका मीनिंग होता है मोल फ्रैक्शंस। व्हेन वी यूज वर्ड हियर कंपोजिशन, इसका मीनिंग है मोल फ्रैक्शंस। तो अगर हम देखते हैं जो पहला वर्ड दिया है इसका मीनिंग है मोल फ्रैक्शन निकालना है। यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिया है उल्टा कि हमें दिया है मिक्सचर ऑफ वेपर दे रखा है, आपको दिया है मिक्सचर ऑफ वेपर्स ऑफ ए एंड बी, तो इसमें लिखा है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए दिया है, तो हम बोलेंगे वाई ए आपको दिया है कितना होगा 0.25, ये दिया है पी नॉट ए पी नॉट बी, यहाँ पी नॉट ए दिया है पी नॉट बी दिया है, हमें दिया है मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में, तो हम प्रेशर अप्लाई करेंगे ऊपर से
तो ऑन अप्लाइंग प्रेशर सम वेपर स्टार्ट कंडेंसिंग। जो पहला ड्रॉप लिक्विड का बनता है उसका पूछा है कितना हुआ कंपोजिशन। जब पहला ड्रॉप बनता है तो हम अज्यूम करते हैं कि हमारा वेपर का अमाउंट ऑलमोस्ट सेम ही है, ऑलमोस्ट सेम होगा। तो पहले पार्ट में कैसे करेंगे यहाँ पे कि जब मोल फ्रैक्शन हमें पता है इतना वेपर फेज में है, तो जो फर्स्ट ड्रॉप बना लिक्विड का इसमें हमारा होगा मोल फ्रैक्शन एक्स ए और वाई ए। तो कैन से इन फर्स्ट ड्रॉप ऑफ कंडेंसेट मोल फ्रैक्शन ऑफ ए होगा एक्स ए एंड एक्स बी आर द मोल फ्रैक्शंस, आर द मोल फ्रैक्शंस। ठीक है, इसको मान लेते हैं, ये हमें निकालना है। तो क्या होगा वाई ए इज पी नॉट ए एक्स ए बाई पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। एक्स बी क्या होगा 1 माइनस एक्स ए। आई कैन राइट नो, यस और नो? Yes, sir. हमें वाई ए पता है 0.25, निकालना है एक्स ए, पी नॉट ए दिया है, पी नॉट बी दिया है, तो यहाँ पे क्या निकल जाएगा एक्स ए निकल जाएगा। एक बार एक्स ए निकल जाएगा, कितना निकाला इसने बच्चे ने एक्स का वैल्यू, कितना है एक्स ए का वैल्यू? एनीवे इससे आप निकालेंगे, निकालिए कोई बात नहीं है। तो ये हुआ पहला बिट। सेकंड बिट का क्या होगा आंसर? देन पीटी कितना होगा इस पॉइंट पर? आई कैन नॉट पीटी डैश पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। जो हम यहाँ से एक्स ए एक्स बी निकालेंगे उसको यहाँ पुट करेंगे। जो एक्स ए निकाला एक्स बी निकाला है पुट कर दोगे तो हमारा निकलेगा ये आंसर, सेकंड बिट का आंसर कि टोटल प्रेशर एट विच दिस ड्रॉप इज फॉर्म्ड। तो इस केस में हमारा ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। निकालो कितना एक्स ए और एक्स बी का वैल्यू, Yes, sir. 8/17. कितना है एक्स ए का वैल्यू? 8/17. ओके 8/17, तो बी हो जाएगा 9/17 है ना। Yes. तो अब पी ए पता है, पी नॉट पता है, तो आई एम जस्ट राइटिंग इक्वेशन नॉट सॉल्विंग। 300 इंटू 8/17 प्लस 500 इंटू 9/17 हो गया आंसर। बिट 1 2 ओवर। बिट थर्ड में कैसे करोगे? यहाँ पे एक हिंट दिया है। हिंट क्या है? विल यू ट्राई टू सी द हिंट योरसेल्फ? हिंट दिख रहा है आपको? है ये हिंट है इस क्वेश्चन का। बॉइलिंग पॉइंट इज टी। क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर पर? एट बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर द टोटल वेपर प्रेशर विल बी 1 एटमॉस्फेयर और 760 टॉर। मिलीमीटर मरकरी इज सेम एज 1 टॉर। बुझ लो? Yes, sir. तो क्या करोगे इसमें? 760 इज इक्वल टू हाउ मच? पी नॉट ए एक्स ए डैश लिख लो इसको, प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी डैश हो जाएगा। इससे हमें एक्स बी डैश क्या होगा? आई कैन राइट 1 माइनस एक्स ए डैश इस एक्स बी डैश। पी नॉट ए दिया है, पी नॉट बी दिया है, खाली निकल जाएगा एक्स ए डैश। एक बार निकल जाएगा एक्स ए डैश, तो व्हाट इज एक्स बी डैश? ये होगा इसका आंसर। एक्स ए डैश निकल जाएगा एक बार, तो जो रिमेनिंग होगा एक्स बी डैश 1 माइनस एक्स ए डैश। ये होगा हमारे थर्ड बिट का आंसर। यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा होता है बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर, उसका मीनिंग क्या होता है? एट बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द मिक्सचर विल बी टेकन 1 एटमॉस्फेयर। यू कैन डू दिस कैलकुलेशन योरसेल्फ। 3 तक आपको हेल्प कर दिया है, बाकी 2 बिट ट्राई करोगे और Yes, sir. करो, ट्राई करो। अच्छा
कितना कितना आंसर आएगा इस क्वेश्चन में? हाँ देखो इसमें लास्ट बिट का मीनिंग क्या होगा, देखो थोड़ा सा क्वेश्चन को लिंक करना पड़ेगा आपको है। जब इन्होंने बोला हमने क्वेश्चन में कि व्हेन ऑलमोस्ट ऑल वेपर हैव बीन कंडेंस, तो इसका मीनिंग क्या होगा? व्हेन ऑलमोस्ट all vapors have been condensed, then the mole fraction of A and B in liquid phase, ये पॉइंट है, ध्यान रखना। ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो ये क्वेश्चन क्या पूछता है, आपका जेई एडवांस पूछ लेता है, ऐसा क्वेश्चन है लास्ट जो बिट दे रखा है। In liquid phase becomes equal to mole fraction in vapor phase original taken। तो इसका मीनिंग क्या होगा, जो लिक्विड बनेगा उसमें हम ले लेंगे सभी ऑलमोस्ट है ना, सारा का सारा वेपर कंडेंस हो चुका है, एक ट्रेस वेपर को छोड़ करके, तो कितने का पीटी यहाँ पर पी नॉट एक्स ए। तो व्हाट इज मोल फ्रैक्शन विल बी टेकन हियर 0.25। बी का मोल फ्रैक्शन कितना आप लेंगे उस केस में 0.75। पी नॉट दिया है, पी नॉट भी दिया है, तो कितना का सॉल्विंग 675। इतना आ रहा नहीं आ रहा है? एनीवे ये आपका अप्रोच है क्वेश्चन का। जब सारा सारा वेपर कंडेंस होगा तो जितना मोल फ्रैक्शन था वेपर फेज में ओरिजिनल, अब वो हो जाएगा मोल फ्रैक्शन लिक्विड फेज में। तो इस पॉइंट पर कितना आएगा टोटल वेपर प्रेशर, पी नॉट है तो पी नॉट भी रखा हुआ है, इट इज द आंसर। फिर 5 में क्या होगा, इस पॉइंट पर कितना मोल फ्रैक्शन होगा वेपर फेज में, तो एक राइट वाई ए डैश पी नॉट एक्स ए बाई पी नॉट मींस टोटल प्रेशर होगा यहाँ पे। ये होगा मोल फ्रैक्शन वाई ए डैश लिखा है, जो वेपर बचेगा उसके अंदर, तो वाई बी डैश कितना बचेगा 1 माइनस वाई ए डैश। ये हमारे आंसर है लास्ट बिट का आंसर्स। दैट्स हाउ द क्वेश्चंस अप्रोच शुड बी देयर और कैन बी डन। लिख दिया? Yes. तो ये इतने क्वेश्चन ठीक है इसमें। बाकी मैं आपको मटेरियल में क्वेश्चन दे रखे हैं, आपको मिला है असाइनमेंट। इफ यू रिक्वायर आई कैन सेंड सम मोर मटेरियल। मैंने आपको लास्ट का जो वीडियो मिल नहीं रहा था, ये सॉलिड स्टेट पे रहता ना, डिफेक्ट वाला पॉइंट था, डिफेक्ट नहीं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज वाला, हम सर्च करना पड़ेगा थोड़ा कहाँ पे पड़ा हुआ है, वो पुराना वीडियो था सर, रिकॉर्ड नहीं किया था ना। एनीवे ये लिख दिया। इसमें कोई डाउट पूछना है बच्चे को है? इफ यू हैव एनी डाउट इन एनी बिट यू कैन आस्क। ओके क्या डाउट है पूछो। क्लास के एंड पूछोगे आप लोग। मैंने बोला कि डाउट है ना ग्रुप में भेज दिए अपना डाउट, अपना केमिस्ट्री ग्रुप है ना उसमें भेज दीजिए। तो इन द बिगिनिंग ऑफ क्लास आई विल एक्सप्लेन डाउट फर्स्ट, देन थ्योरी पार्ट विल कंटिन्यू। अब एक काम करना, डाउट जो है क्वेश्चन के ग्रुप में भेज देना अपना, ठीक है। कल मॉर्निंग क्लास तो होगा 7 बजे से। आई विल एक्सप्लेन डाउट फर्स्ट, देन वी कैन प्रोसीड फॉर थ्योरी। तो बच्चों का नेट का थिंक दिक्कत है, बाय द टाइम क्लास इज अबाउट टू फिनिश, काफी बच्चे क्लास में होते ही नहीं है। चलिए ये हमारा पॉइंट हुआ। अगला ये हुआ राउट्स पे बेस्ड पे कुछ क्वेश्चन कराए थे मैंने आपको। और अगला हम जो लेंगे टॉपिक वो होता है सॉल्यूशन का नेचर। सॉल्यूशन कैन बी कैटेगराइज्ड इन 3 टाइप्स। एक होता है आइडियल सॉल्यूशंस, एक होता है नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। बेस क्या होता है? आइडियल सॉल्यूशंस और होगा नॉन
आइडियल सॉल्यूशंस, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। इसका बेस क्या होता है क्लासिफिकेशन का? इसका बेस होता है राउल्ट्स लॉ। व्हेन सॉल्यूशन नॉन आइडियल दे आर टेकन टू कैटेगरीज। एक होता है सॉल्यूशन नॉन आइडियल शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, एक होता है सॉल्यूशन नॉन आइडियल शोइंग नेगेटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन। तो सॉल्यूशन आइडियल कौन से होते हैं? सॉल्यूशन इज सेड टू बी आइडियल कब होता है? इफ दे ओबे राउल्ट्स लॉ एट ऑल कंपोजिशंस। मीनिंग क्या होता है कि फॉर देम टोटल प्रेशर एट एनी टाइम इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। सॉल्यूशन सेड टू बी आइडियल इफ दे ओबे राउल्ट्स लॉ एट ऑल कंपोजिशंस। यहाँ पर क्या होता है? These solutions they do not obey Raoult's law. They don't obey Raoult's law. RL for Raoult's law. अब जगह इस तरह से मान लीजिए, यहाँ पर क्या होता है? They do not obey Raoult's law. Then P total can be more than P naught A x A plus P naught B x B. Solution come this category. और यहाँ पर क्या होता है? P total is less than P naught A x A plus P naught B x B. When solution are taken this category. ठीक, अब इसका रीजन क्या होता है? देखो यहाँ पर क्या होता है, जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होता है प्योर स्टेट में और मिक्सचर में ऑलमोस्ट सेम होगा तभी ये मिल सकता है। यहाँ पर क्या होता है? P total is more than the expected value of P naught A x A plus P naught B x B। और यहाँ पर क्या है? PT लेस होता है P naught A x A plus P naught B x B से। इसका रीजन क्या होता है? इसका रीजन होता है बॉन्ड का स्ट्रेंथ। यहाँ पर क्या होता है? देखो जब हम A और B को मिक्स करते हैं तो क्या होता है? जो नए इंटरेक्शन होते हैं AB, तो ए बी इंटरेक्शंस ये होंगे मिक्सचर के अंदर। ए बी इंटरेक्शंस आर सिमिलर टू ए एंड बी बी इंटरेक्शंस। अगर सारे स्ट्रेंथ सिमिलर होगा तब होगा सॉल्यूशन आइडियल। ए एंड बी बी इंटरेक्शंस। और यहां पर क्या होता है? ए बी इंटरेक्शन जब मिक्स करते हैं दो सॉल्यूशन को तो क्या होता है? नए इंटरेक्शन होंगे ए बी। तो हियर ए बी interactions are weaker than AA and BB interactions। मिक्स करने में क्या होता है? जो नए इंटरेक्शन अगर वीक होते हैं तो क्या होगा? The tendency of molecules to go to vapor phase will be increased. The tendency of molecules to go to vapor phase will be increased in this condition। और यहां पर क्या होता है? तो then PT is more than P naught A x A plus P naught B x B। यहाँ पर क्या होता है? जो नए इंटरेक्शन बनते हैं AB के, यहाँ पर क्या हुआ? AB इंटरेक्शंस आर स्ट्रॉन्गर देन AA एंड BB एवरेज इंटरेक्शंस। सिंपल ये लॉजिक है इसका कि अगर हमारी टेंडेंसी जो अट्रैक्शन की है मॉलिक्यूल्स में सेम होती है मिक्सचर में और प्योर स्टेट में, तब क्या होगा? सॉल्यूशन होगा आइडियल टाइप का। अगर जो नए इंटरेक्शन वीक होंगे तो क्या होगा? मिक्सचर के अंदर जो नया मिक्सचर बनता है उसमें इंटरेक्शन वीक होंगे। तो इसका मीनिंग क्या है? द टेंडेंसी ऑफ मॉलिक्यूल्स टू गो टू वेपर फेज विल बी मोर। तो PT इज मोर देन PA प्लस PB। और यहाँ पर क्या होता है? नए इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग होते हैं। अगर नए इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग होंगे तो क्या होगा? मॉलिक्यूल्स के बीच में स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होने से द टेंडेंसी ऑफ द लिक्विड टू इवापोरेट क्या हो जाएगा? कम होगा। कम का मतलब क्या है? PT विल बी लेस देन PA प्लस PB। आर यू गेटिंग? Yes, sir. ये लॉजिक होता है। अगला हम लिखते हैं टर्म यहाँ पर डेल्टा V मिक्सिंग, वॉल्यूम चेंज इन मिक्सिंग। इसे कहते हैं वॉल्यूम चेंज इन मिक्सिंग जीरो होता है। यहाँ पे क्या होगा? डेल्टा V मिक्सिंग पॉजिटिव होता है, डेल्टा V मिक्सिंग यहाँ पर नेगेटिव होता है। डेल्टा V मिक्सिंग का साइन जो साइन होगा पॉजिटिव नेगेटिव वही यहाँ पे रहता है। डेल्टा V मिक्सिंग जीरो पॉजिटिव नेगेटिव। यहाँ पे क्या होता है? इसका मीनिंग क्या होता है? V मिक्सिंग का मतलब हमने सपोज 50 ml
ऐड किया A प्लस 50 ml ऐड किया B में, तो टोटल वॉल्यूम कितना हुआ 100 ml ऑफ मिक्सचर AB। कोई वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ मिक्स करने पे। यहाँ पे क्या होता है 50 ml अगर हमने ऐड किया A को प्लस 50 ml B को, तो टोटल वॉल्यूम में बी स्लाइटली मोर, मे बी 100.5 ml। यहाँ पे रीजन क्या होता है, जब इंटरेक्शन वीक होते हैं A और B के बीच में, तो क्या होता है लिक्विड मॉलिक्यूल्स ट्राई टू मूव अवे, सो लिक्विड कैन अंडरगो एक्सपेंशन। तो जो सेपरेट वॉल्यूम थे उससे नया वॉल्यूम बनता है थोड़ा ज्यादा होता है बिकॉज ऑफ लिक्विड एक्सपेंशन ड्यू टू वीक इंटरेक्शन। यहाँ पे क्या कॉन्ट्रैक्शन होता है बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन। तो 50 ml अगर हमने A को ऐड किया 50 ml B में, तो क्या बनेगा नया लिक्विड, वॉल्यूम में भी 99.5 ml। I'm just writing symbolically। ऐसा नहीं कितना ही होगा, मे बी स्लाइटली मोर और लेस। तो थोड़ा सा वॉल्यूम क्या होगा कॉन्ट्रैक्शन होता है बिकॉज ऑफ न्यू इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग होंगे, मॉलिक्यूल्स ट्राई टू कम क्लोजर, तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लिक्विड कैन टेक प्लेस, ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन वॉल्यूम विल डिक्रीज स्लाइटली। गेटिंग दिस पॉइंट? ये मीनिंग है डेल्टा वी मिक्सिंग का। इसको अगला होता है डेल्टा एच मिक्सिंग। एंथैल्पी चेंज ऑफ मिक्सिंग जीरो होता है क्योंकि सबका स्ट्रेंथ सेम होता है, तो जितना एनर्जी रिक्वायर्ड होगा बॉन्ड को ब्रेक करने में उतना एनर्जी रिलीज होगा बॉन्ड फॉर्मेशन में, तो डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो। यहाँ पर क्या होता है डेल्टा एच मिक्सिंग क्या होगा इस केस में नेगेटिव जीरो पॉजिटिव होता है कि नए इंटरेक्शंस वीक होते हैं, तो इन वीक बॉन्ड फॉर्मेशन क्या होगा एनर्जी रिलीज कम होता है, रिक्वायर्ड ज्यादा होगा इसमें, रिक्वायर्ड मोर मींस पॉजिटिव इज मोर देन नेगेटिव, सो पॉजिटिव विल बी ओवरऑल। और यहाँ पे क्या होता है नए इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग बनने पे हीट रिलीजेस मोर, तो डेल्टा एच मिक्सिंग इज ओवरऑल नेगेटिव। जो साइन यहाँ पर है नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव, यहाँ पे जीरो जीरो। एक टर्म आता है एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग, ये टर्म काफी इंपॉर्टेंट है, नॉर्मली आपका एनसीईआरटी में मेंशन नहीं होता है। एंट्रोपी चेंज ऑफ मिक्सिंग, ये क्या होगा इस केस में सब में पॉजिटिव, डेल्टा एस मिक्सिंग इज पॉजिटिव इन ऑल केसेस। बच्चे गलती करते हैं डेल्टा एस में, और डेल्टा एस ही पूछता है क्वेश्चन में, स्पेशली नीट के क्वेश्चन जो आते हैं नीट वाले में ये फ्रीक्वेंट क्वेश्चन पूछता है डेल्टा एस मिक्सिंग क्या होगा इसमें और इसमें। तो बच्चों को याद होता है नेगेटिव, तो नेगेटिव देते हैं, गया एक नंबर चला गया, मतलब 5 जाते हैं, 4 तो आने वाले थे हो जाते हैं, हो जाते हैं घर से। एक है डेल्टा जी मिक्सिंग, सब में नेगेटिव होता है, डेल्टा जी मिक्सिंग इज ऑल द केस नेगेटिव। अगर मिक्सर को मिक्स करना है लिक्विड को मिक्सिंग तब होते हैं जब डेल्टा जी जीरो नेगेटिव होगा तीनों केस में। देखो डेल्टा जी का रिलेशन क्या होता है, डेल्टा जी को हम क्या बोलते हैं डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। दिख रहा बोर्ड पे, दिख तो रहा होगा। डेल्टा देखो डेल्टा एच अगर जीरो है और डेल्टा एच जीरो है तो भी डेल्टा एस पॉजिटिव होगा सब केस में, तो डेल्टा जी पॉजिटिव नेगेटिव होगा, डेल्टा एस समय पॉजिटिव होता है, डेल्टा एस विल सपोर्ट ऑल द रिएक्शंस टू मेक देम all the cases they will make delta G mixing negative, they will all the case make delta G mixing negative। इसको लिख लीजिए पॉइंट्स को। Yes, sir. लिखा पूरा? Yes.
बताए एग्जांपल, थोड़ा सा एग्जांपल्स इन लिक्विड के। देखो यहाँ पे क्या होता है, लिक्विड हैविंग सिमिलर नेचर कैन फॉर्म सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट कैटेगरी। कल क्लास मॉर्निंग में है, कोई बच्चा क्लास मिस नहीं करेगा क्योंकि वो सब लिंक होंगे अगली क्लास में भी। यहाँ पे कहता है लिक्विड हैविंग सिमिलर नेचर, सिमिलर पोलैरिटी, दे विल फॉर्म आइडियल सॉल्यूशंस। क्या हुआ, सिमिलर नेचर, सिमिलर पोलैरिटी, सिमिलर स्ट्रक्चर्स। इसमें एग्जांपल क्या है लिक्विड्स के, एग्जांपल्स है इसमें बेंजीन टॉल्यूइन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, इथाइल क्लोराइड, इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल आयोडाइड, मींस कंपाउंड हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर, सिमिलर पोलैरिटी, मेथेनॉल प्लस इथेनॉल, मेथेनॉल प्लस इथेनॉल, एन-हेक्सेन प्लस एन-हेप्टेन। कुछ कॉमन एग्जांपल था लिक्विड के विच आर कमिंग इन दिस कैटेगरी। यहां पर क्या एग्जांपल आता है, सबसे कॉमन एग्जांपल्स में आता है, मोस्ट कॉमन एग्जांपल इज इथाइल अल्कोहल प्लस वाटर। इथेनॉल प्लस वाटर है एग्जांपल, सबसे कॉमन है। मेथेनॉल प्लस वाटर भी आएगा सेम कैटेगरी में, ये सेम ही नेचर होता है इसका। देन यू कैन टेक एसीटोन प्लस इथाइल अल्कोहल, एसीटोन प्लस इथेनॉल, कार्बन डाइसल्फाइड प्लस एसीटोन, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस टॉल्यूइन, क्लोरोफॉर्म प्लस CCl4, एसीटोन प्लस बेंजीन। ये कुछ कॉमन एग्जांपल है इस टाइप का सॉल्वेंट मिक्सचर के लिए। यहाँ पे सबसे कॉमन क्या होता है, एग्जांपल दिया है क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन, क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन। क्लोरोफॉर्म क्या होता है, CCl3, Cl में CH लगा होता है, 3 Cl होते हैं। यहाँ पे कहता है मिक्स करने पर जो नए इंटरेक्शन बनते हैं वो ऑलमोस्ट सेम होते हैं एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसको याद रखना कंपलसरी है, बाकी ना भी रहे तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें ये एग्जांपल ध्यान रखिएगा, जो डबल टिक मारा हुआ है इसमें एग्जांपल ध्यान रखिएगा, बाकी मैं आपको लिख दे रहा हूँ एग्जांपल और नॉट सो इम्पोर्टेंट। वी कैन टेक एग्जांपल एसीटोन प्लस एनिलीन, एसीटोन प्लस एनिलीन, क्लोरोफॉर्म प्लस डाइथाइल ईथर, क्लोरोफॉर्म प्लस बेंजीन, वाटर प्लस HCl will come in this category. लिखा पूरा? Yes, sir. अब एक काम करेंगे, अभी इतना ही छोड़ेंगे इसको, कल मॉर्निंग में आगे चलेंगे। इसमें ही आगे आएगा हमारे टॉपिक एजोटॉपिक सॉल्यूशन, उसको कैसे स्टडी करना है वो भी लिंक हुआ इसी पॉइंट से। और ये ग्राफ थोड़ा बचा हुआ है, तो ये टॉपिक कल कंटिन्यू करेंगे मॉर्निंग में। क्लास का टाइमिंग है सुबह 7 बजे से।